हेलो एवरीवन, वेलकम टू गेटहब। तो इस वीडियो में मैं एक नया सब्जेक्ट स्टार्ट करूंगा, ठीक है, जिसका नाम है बेसिक्स ऑफ मटेरियल साइंस एंड इंजीनियरिंग। ठीक है, ये हमारा प्रीलिम्स एग्ज़ाम का जनरल स्टडीज़ पेपर का एक सब्जेक्ट है। ठीक है, इस सब्जेक्ट का वेटेज अराउंड 12 क्वेश्चन से लेके 13 क्वेश्चन तक पूछा जाता है। ठीक है, अराउंड 12 to 13 क्वेश्चंस हमारे मटेरियल साइंस से होते हैं। अगर आपको इसको मार्क्स में कन्वर्ट करना है तो आप इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर लीजिए। अराउंड 20+ मार्क्स का क्वेश्चंस पूछे जाते हैं बेसिक्स ऑफ मटेरियल साइंस में। काफ़ी इजी सब्जेक्ट है, बट आपको इसमें हर चीज़ें याद करनी पड़ेगी। ओके, ठीक है। आपको अगर यह नोट्स, हैंड रिटन नोट्स अगर आपको परचेज करना है तो मेरे डिस्क्रिप्शन में जाके आप व्हाट्सअप नंबर दिया है, वहाँ से आप इस नोट्स को काफ़ी कम प्राइस में आप परचेज कर सकते हो। ओके, और अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए। सो लेट्स बिगिन द वीडियो विदाउट वेस्टिंग द टाइम। ओके, देखिए, बेसिक्स ऑफ मटेरियल साइंस में टोटल मेरा 10 चैप्टर्स हैं। ठीक है, जिसमें से ये मेरा पहला चैप्टर है क्रिस्टल स्ट्रक्चर एंड डिफेक्ट्स। ठीक है, इस सब्जेक्ट से यानी इस टॉपिक जो है मेरा क्रिस्टल स्ट्रक्चर एंड डिफेक्ट, इस चैप्टर से 1 to 2 क्वेश्चन हमको मिल जाता है हर साल। ठीक है, एक क्वेश्चन तो यहाँ से फिक्स है। ठीक है, एक से ज़्यादा कभी 2 क्वेश्चंस भी पूछे गए हैं। ठीक है, छोटा सा चैप्टर है, ज़्यादा कुछ नहीं है, आपने 12th में पढ़ा होगा। ओके, तो देखिए, मेरा जो क्रिस्टल स्ट्रक्चर होता है ऑन द बेस्ड ऑन एटम्स का जो अरेंजमेंट होता है। ठीक है, आपस में एटम किसी अरेंज्ड फॉर्म में होते हैं और इसके अरेंजमेंट के बेसिस पे हमारा जो मटेरियल्स होता है वो 2 टाइप का होता है। ठीक है, पहला होता है मेरा क्रिस्टलाइन मटेरियल, दूसरा होता है मेरा एमरफस मटेरियल, जिसको हम बोलते हैं नॉन क्रिस्टलाइन मटेरियल। ओके, तो मेरा जो इन क्रिस्टल स्ट्रक्चर, ओके, इन क्रिस्टलाइन मटेरियल्स एटम्स आर अरेंज्ड इन अ पर्टिकुलर रेगुलर मैनर। ठीक है, यानी देख सकते हैं यहाँ पे एटम्स क्या है, रेगुलर मैनर में क्या है, अरेंज्ड है। ठीक है, एक एटम के ऊपर एक एटम, एक ऊपर एटम के ऊपर एक एटम, जिससे यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि जो एटम्स का जो अरेंजमेंट है, तो यहाँ पे मेरा क्या होगा, वॉइड्स क्या होंगे, आपस में कम होंगे। ठीक है, जबकि मेरा जो एमरफस मटेरियल है, इस एमरफस मटेरियल में क्या होता है कि मेरा इरेगुलर मैनर में क्या होता है, एटम्स आर अरेंज्ड। यानी यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं, इनमें किसी भी प्रकार का, ठीक है, रेगुलरिटी नहीं है। इन रेगुलर वे में क्या किया गया है, ये अरेंज है, जिसके कारण आप देख सकते हैं कि ये एटम क्या है, ठीक है, आपस में कम कांटेक्ट में है, कम कांटेक्ट में। इसके कारण यहाँ पे क्या होगा, आपको नंबर ऑफ वर्ड्स क्या होंगे, ज़्यादा होंगे मेरा एमरफस मटेरियल में। ओके, तो चलिए हम इन दोनों मटेरियल में, क्रिस्टलाइन मटेरियल और एमरफस मटेरियल के बीच में डिफरेंसेस हम देखते हैं। ठीक है, आखिर इन दोनों में क्या डिफरेंस है। ओके, इसमें से सबसे पहला जो डिफरेंस है, ठीक है, वो है आपका एटम का अरेंजमेंट पे। ठीक है, मैं यहाँ पे जो नोट्स में लिखा हुआ है, मैं डिट्टू में उसको आपको नहीं बताऊँगा, जबकि मैं सारे चीज़ों को क्या करूँगा, सिंप्लीफाई वे में आपको समझाते चलता हूँ। ठीक है, ये पहला होता है मेरा रेगुलर पीरियोडिक मैनर जो होता है। ठीक है, यानी एटम्स का अरेंजमेंट होता है, ठीक है, रेगुलर वे में। और मेरा एमरफस सॉलिड में क्या होता है, एमरफस मटेरियल में होता है कि एटम्स आर अरेंज्ड इन इरेगुलर मैनर विथ मोर वॉइड स्पेसेस। इसमें जो वॉइड स्पेसेस होते हैं वो क्या होते हैं, ज़्यादा होते हैं। ठीक है, क्रिस्टलाइन मटेरियल के कंपैरिजन में। नेक्स्ट आता है, दे आर हाइयर इन स्ट्रेंथ बिकॉज ऑफ लार्ज नंबर ऑफ बॉन्ड्स। ठीक है, जो मेरा क्रिस्टलाइन मटेरियल्स होता है वो क्या होता है, इस तरीके से रेगुलर मैनर में क्या होते हैं, अरेंज होता है। तो रेगुलर मैनर में ये अरेंज हो गया तो आपस में क्या हो रहा है, देखिए बॉन्ड क्या, ज़्यादा नंबर ऑफ बॉन्ड्स बन रहे हैं। बट जब मेरा एमरफस मटेरियल की मैं बात करता हूँ तो कुछ एटम्स इस प्रकार हैं, कुछ इस प्रकार हैं, कुछ यहाँ पे हैं, जिसके कारण ये क्या होता है, प्रॉपर बॉन्डिंग, यानी लेस नंबर ऑफ बॉन्ड्स आर प्रेजेंट इन एमरफस सॉलिड। ओके, सो लोअर स्ट्रेंथ ड्यू टू द लो नंबर ऑफ बॉन्ड्स। ठीक है, इसमें हमारा लोअर स्ट्रेंथ मिलता है किसमें, एमरफस मटेरियल में। ठीक है, नेक्स्ट आता है मेरा जो क्रिस्टलाइन मटेरियल होता है वो होता है एन आइसोट्रॉपिक या फिर यूनी आइसोट्रॉपिक इन नेचर। अनआइसोट्रॉपिक कहने का मतलब है कि जो मेरा किसी भी मटेरियल का प्रॉपर्टीज डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन में अलग अलग होंगे। ठीक है, जबकि मेरा जो एमरफस मटेरियल होते हैं दे आर आइसोट्रॉपिक इन नेचर। आइसोट्रॉपिक इन द सेंस इन ईच एंड एवरी डायरेक्शन ऑफ मटेरियल एट अ पॉइंट इज
सेम। यानी अगर ये मेरा कोई मटेरियल है, अगर मैं इसमें एक पॉइंट सेलेक्ट कर लेता हूँ, सपोज मैं एक पॉइंट यहाँ सेलेक्ट कर लिया, अब हमको क्या करना है, इस पॉइंट के अबाउट हमको इस डायरेक्शन, इस डायरेक्शन, इस डायरेक्शन, अलग अलग डायरेक्शंस में क्या करना है, हमको देखना है कि मटेरियल का प्रॉपर्टी। सपोज दैट मैं यहाँ पे मैं यंग्स मॉडुलस की बात कर रहा हूँ, सपोज, ठीक है। तो मैं यंग्स मॉडुलस देखना चाहता हूँ कि इस पॉइंट के अबाउट क्या है। यहाँ पे कुछ अलग वैल्यू आएगा, E1 आएगा, यहाँ कुछ अलग E2 आएगा, यहाँ पे कुछ E3 आएगा, ठीक है। तो वहीं अलग अलग डायरेक्शन में अलग अलग हमको मटेरियल्स प्रॉपर्टी मिलेंगे। जबकि मेरा आइसोट्रोपिक मटेरियल में क्या होता है, सेम मेरा मटेरियल है, आइसोट्रोपिक है, ठीक है। इसमें मैं एक पॉइंट सेलेक्ट कर दिया, इस डायरेक्शन, इस डायरेक्शन, जिस डायरेक्शन में भी मैं देखूं हर डायरेक्शन में हमको ई ही मिला। यानी मेरा यहाँ पे जो मटेरियल प्रॉपर्टी है वो क्या कर रहा है, सेम, सारे डायरेक्शन में मटेरियल प्रॉपर्टी सेम है, ठीक है। इसको हम बोलते हैं आइसोट्रोपिक, है ना। नेक्स्ट आता है मेरा शार्प एंड हाई मेल्टिंग पॉइंट टेम्परेचर। शार्प मेल्टिंग पॉइंट टेम्परेचर कहने का मतलब ये है कि मेरा एक पर्टिकुलर टेम्परेचर के बाद जो मेरा मटेरियल है वो क्या करेगा, अपना फेज चेंज कर लेगा। यानी उस टेम्परेचर के बाद वो आप क्या करेगा, बॉयल करना स्टार्ट कर जाएगा। सपोज दैट अगर मैं एल्यूमिनियम लेता हूँ और इसको मैं हीट कर देता हूँ, ठीक है, तो एल्यूमिनियम क्या करता है, अराउंड 560 डिग्री सेल्सियस पे ये क्या करते, लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। तो ये मेरा क्या हो गया, एक पर्टिकुलर फिक्स टेम्परेचर होता है, जिसके बाद अगर हम बियॉन्ड दिस टेम्परेचर इफ़ वी इंक्रीज द टेम्परेचर देन इट विल कन्वर्ट टू द अनदर फेज। यानी हेयर, ठीक है, सॉलिड मटेरियल कन्वर्ट्स इनटू मोल्टेन स्टेज, ठीक है, यानी लिक्विड स्टेज में कन्वर्ट हो जा रहा है। इसी को हम बोलते हैं शार्प मेल्टिंग पॉइंट, यानी एक पॉइंट के बाद वो अपना फेज चेंज करेगा। जबकि मेरा जो एमरफस मटेरियल होता है वो होता है लो एंड मल्टीपल मेल्टिंग पॉइंट टेम्परेचर, यानी कम टेम्परेचर पे और मल्टीपल टेम्परेचर पे ये क्या कर जाता है, मेल्टिंग पॉइंट होता है इसका। यानी मैं इसका सिंपल सा मैं एग्जांपल लेता हूँ, ठीक है। वो मैं सपोज अगर मैं प्लास्टिक की बात कर रहा हूँ, ठीक है, पॉलीथीन, ठीक है, जो पॉलीथीन को अगर हम कभी आग लगाए होंगे तो वो पॉलीथीन क्या करता है, आपस में सिकुड़ने लगता है, ठीक है, सिकुड़ जाता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे एक टाइम पे आग लगेगा, यहाँ पे लग जाएगा, यहाँ पे लगेगा, अलग अलग टाइम पे अलग अलग जगह आग लग रहा है। इसका मतलब ये है कि उस मटेरियल का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो अलग अलग होता है, ठीक है। तो मेरा पॉलीथीन भी आता है मेरा एमरफस मटेरियल में। तो आई थिंक आपको यहाँ से क्लियर हो गया होगा। ओके, तो चलिए इनमें से मैं कुछ एग्जाम्पल मैं देख लेता हूँ। पहला एग्जाम्पल आ जाता है मेरा क्रिस्टलाइन मटेरियल का। ऑल मेटल्स, जितने भी मेटल्स होते हैं दे आर क्रिस्टलाइन मटेरियल्स। सम ऑफ द सेरेमिक्स, में भी आपको बात करूंगा कि सेरेमिक्स क्या होता है, ठीक है। सेरेमिक्स जनरली मेरा मेटल्स एंड नॉन मेटल्स का होमोजीनियस कंपाउंड होता है, ठीक है। नन ऑफ पॉलीमर, कोई भी मेरा पॉलीमर क्रिस्टलाइन मटेरियल नहीं होता है, ठीक है, आपको यहाँ से याद रखना है। नेक्स्ट मेरा एमरफस मटेरियल्स का एग्जाम्पल हो गया प्लास्टिक, रबड़, ग्लास एंड पीट, ठीक है। दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ एमरफस मटेरियल। ओके, नेक्स्ट मूव टू सेरेमिक्स। सेरेमिक्स होता क्या है, ठीक है, यहाँ पे एक नोट पॉइंट है सेरेमिक्स के बारे में। तो सेरेमिक्स हम देख लेते हैं, ठीक है, क्योंकि कुछ सेरेमिक्स क्या होते हैं मेरे, सम ऑफ द सेरेमिक्स आर क्रिस्टलाइन मटेरियल्स। ओके, तो सेरेमिक्स आर कंपाउंड ऑफ बोथ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, ठीक है, ये दोनों का कंपाउंड होता है, ठीक है, मेटल्स और नॉन मेटल्स का, है ना। तो देखिए जो सेरेमिक्स होते हैं वो दो टाइप के होते हैं सेरेमिक्स, ठीक है, एक होता है क्रिस्टलाइन सेरेमिक, एक होता है नॉन क्रिस्टलाइन सेरेमिक्स, ठीक है। तो देखिए मेरा क्रिस्टलाइन सेरेमिक्स कब बनेगा और नॉन क्रिस्टलाइन सेरेमिक्स कब बनेगा, है ना, इस पॉइंट को इंपॉर्टेंट है, याद रखिए। क्रिस्टलाइन सेरेमिक्स आर फॉर्म्ड बाय स्लो कूलिंग ऑफ लिक्विड मटेरियल्स, ठीक है। जब मेरा कोई भी लिक्विड मटेरियल होगा उस लिक्विड मटेरियल को हम क्या करेंगे, स्लो कूलिंग प्रोसेस से जब हम उसको गुजारेंगे, यानी वो स्लो ठंडा होके वो क्या करेगा, सॉलिड बन जाएगा। तो इसको हम बोल देते हैं क्रिस्टलाइन सेरेमिक्स। और जो मेरा स्लो प्रोसेस से जो मेरा कंपाउंड बन रहा है उसका जो ग्रेन साइज होता है वो काफ़ी बड़ा होता है। बड़ा ग्रेन साइज इसका मतलब है नंबर ऑफ डिफेक्ट्स कम, ठीक है। एंड जैसा इसमें एग्जाम्पल हो गया क्वार्ट्ज, ठीक है। और नेक्स्ट आता है मेरा नॉन क्रिस्टलाइन सेरेमिक्स, वैसा सेरेमिक्स जिसको हम क्या करते हैं, हम स्लो, ये फास्ट कूलिंग प्रोसेस से उसको हम
मटेरियल बनाते हैं मोल्टेन लिक्विड से, उसको सॉलिड में कन्वर्ट करते हैं, बहुत जल्दी ठंडा कर देते हैं, इसको बनता है, उसको बोलते हैं नॉन क्रिस्टलाइन सेरेमिक्स। इसका एग्जांपल हो गया ग्लास। ठीक है, जैसा कि आपको पता है कि हमारा जो ग्लास और क्वार्ट्ज, ठीक है, ये दोनों मेरा लिक्विड सिलिका से बनता है। ठीक है, अगर मैं लिक्विड सिलिका को धीरे धीरे अगर मैं ठंडा होने छोड़ देता हूँ, ठीक है, तो वो क्या क्वार्ट्ज बन जाएगा। जबकि मेरा लिक्विड सिलिका को अगर मैं बहुत ही फास्ट कूलिंग प्रोसेस से उसको मैं ठंडा कर दूंगा और उसको सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा, तो उससे क्या बन जाता है, मेरा ग्लास बन जाता है। ठीक है, तो हमारा यहाँ से देख सकते हैं कि सिलिका क्या है, दोनों के लिए कॉमन है, बट इसमें से केवल टेम्परेचर है ना, स्लो कूलिंग और फास्ट कूलिंग के कारण क्या कर रहा है, आपस में अपना मटेरियल का बिहेवियर पूरा चेंज कर जा रहा है। ठीक है, एक बन जा रहा है मेरा क्रिस्टलाइन सेरेमिक बन जा रहा है, एक मेरा बन रहा है नॉन क्रिस्टलाइन सेरेमिक्स। ओके, जैसा कि यहाँ पे आपको दिया गया है, आप देख सकते हैं। ठीक है, क्वार्ट्ज हो गया है ना, BaIO3 हो गया, ये सब सारा चीज़ हो गया। देखिए स्लो कूलिंग प्रोसेस से ये मेरा क्या बन जाता है, क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर बन जाता है, और मेरा फास्ट कूलिंग स्ट्रक्चर से बन जाता है नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड बन जाता है। ठीक है, यहाँ पे मैं आपको एक बात बताता हूँ, ग्रेन साइज। ठीक है, कि ग्रेन साइज फास्ट कूलिंग और स्लो कूलिंग में ग्रेन साइज का क्या इंपॉर्टेंट रोल होता है। ठीक है, जब मेरा अगर हम किसी भी मटेरियल को, ठीक है, अगर हम उसको एटॉमिक लेवल पे अगर हम माइक्रोस्कोप से अगर हम उसको ऑब्जर्व करेंगे तो हमको दिखेगा कि कुछ इस तरीके से क्या होते हैं, मटेरियल्स में ग्रेन्स होते हैं। ठीक है ना, इस तरीके से कुछ ग्रेन्स हमको दिखता है। ठीक है, और ये जो ग्रेन्स होते हैं, ठीक है, आपस में अलग अलग तरीके का फॉर्म्स होते हैं। जैसे ये मेरा एक अलग ग्रेन हो गया, ये मेरा एक अलग ग्रेन हो गया, ठीक है, ये मेरा एक अलग ग्रेन हो गया। ठीक है, और इन दो ग्रेन्स के बीच में जो होता है बाउंड्री, उसको बोलते हैं ग्रेन बाउंड्री, है ना। तो जैसे कि अगर हम किसी भी जो लिक्विड सिलिका, सपोज मैं लिक्विड सिलिका की बात कर रहा हूँ, लिक्विड सिलिका है, अगर मैं इसको स्लो कूलिंग प्रोसेस से अगर मैं इसको गुजार देता हूँ, ठीक है, तो इसमें क्या होंगे, मेरा ये सिलिका है ना, फास्ट कूलिंग, ठीक है, तो इसमें जो मेरा ग्रेन साइज बनेगा वो काफ़ी बड़े बड़े मेरे को ग्रेन साइज बनेंगे। देखिए इस तरीके से मेरा बड़ा ग्रेन साइज बनेगा, बड़ा ग्रेन साइज बन रहा है, इसका मतलब क्या हो रहा है, ग्रेन्स का बाउंड्री क्या हो गया, कम हो गया, यानी यहाँ पे कम बाउंड्रीज हमको मिल रहे हैं, कम बाउंड्रीज मिल रहे हैं, जिसके कारण यहाँ पे क्या होगा, डिफेक्ट्स मेरा कम होगा, है ना। तो यहाँ पे मेरा जो स्ट्रेंथ क्या हो गया, वो ज़्यादा होगा। ठीक है, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ जो स्लो कूलिंग से क्या बन रहा है, मेरा क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर। ठीक है, तो क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर क्या होता है, स्ट्रॉन्ग होता है, जबकि मेरा यहाँ पे जो नॉन क्रिस्टलाइन जो स्ट्रक्चर बन रहा है फास्ट कूलिंग से, ठीक है, सेम सिलिका था, इसमें क्या करेगा, फास्ट कूलिंग करवा दिए तो मेरा देखिए बहुत छोटे छोटे ग्रेन्स में ये कन्वर्ट हो जाएंगे। छोटे ग्रेन्स में ये कन्वर्ट हो गया इन द सेंस कि यहाँ पे क्या होगा, नंबर ऑफ जो बॉन्ड्स हैं, पहला बात वो वीक होगा, और ये जो ग्रेन बाउंड्री जितना ज़्यादा होगा उतना इसमें डिफेक्ट्स हो जाएंगे। ठीक है, इसीलिए ये मेरा क्या हो गया, नॉन क्रिस्टलाइन, यानी इसका स्ट्रेंथ कम हमको मिलता है ग्लास का। ठीक है, इसके बीच का यही लॉजिक है। ठीक है, नेक्स्ट में हम बात करते हैं यूनिट सेल के बारे में। ठीक है, कि मेरा यूनिट सेल क्या होता है, तो हमको यूनिट सेल में यहाँ पे 6 टाइप का यूनिट सेल पढ़ना है। पहला हमको इसमें से यहाँ पे जो यूनिट सेल पढ़ना है वो है मेरा सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर। ठीक है, BCC बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर, FCC है फेस्ड सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर। ठीक है, हमको यहाँ पे डायमंड क्यूबिक स्ट्रक्चर पढ़ना है। ठीक है, उसके बाद हमको पढ़ना है हेक्सागोनल सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर। ठीक है, तो जस्ट मैं इस वीडियो में आपको मैं यूनिट सेल के बारे में बता देता हूँ। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें हम सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर से बात करेंगे, उसमें से जितने हमारे केसेस हैं, ठीक है, उसको हम एक वीडियो में सेपरेटली मैं आपको डिस्कस करूँगा। ओके, तो जैसा कि आपको यहाँ पे दिख रहा है यूनिट सेल, यूनिट सेल क्या होता है। ठीक है, यूनिट सेल स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ एटम्स आर अरेंज्ड इन अ रिपीटिव मैनर। कि क्या होता है, मेरा स्मॉलेस्ट जो मेरा नंबर ऑफ एटम्स होता है एक पर्टिकुलर अरेंजमेंट में क्या करते हैं, रिपीट करते जाते हैं। ठीक है, रिपीट करने से क्या होता है, मेरा एक यूनिट सेल फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो यूनिट सेल फॉर्म होगा। अब देखिए जो शेप होता है यूनिट सेल का, डेट इज पैरेललोपाइप्ड। ठीक है, तो आपको इसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि यूनिट सेल का शेप क्या होता है, पैरेललोपाइप्ड, यानी सेट ऑफ पैरेलल फेसेस। तो इस तरीका सपोज ये मेरा क्या है, एक है ना नंबर ऑफ एटम्स है। ठीक है, इस प्रकार बहुत सारे हमारे देखिए इस तरीके से यूनिट सेल्स मिलते जाएंगे। ठीक है, एटम्स
मतलब ये रिपीट करते जाएगा तो हमको बनेगा यूनिट सेल, है ना। तो जैसे कि आपको यहाँ पे दिख रहा है एक यूनिट सेल बनाया गया, ठीक है, ये यूनिट सेल है और इसकी जो लेंथ है एक्स डायरेक्शन में वो ए है, वाई डायरेक्शन में इसकी लेंथ क्या है क्यूब की बी है, सी में कितना यूनिट सेल का डायरेक्शन सी है, जेड एक्सिस के अबाउट, ठीक है। यहाँ पे एंगल बन रहा है अल्फा, यहाँ पे एंगल बन रहा है बीटा, यहाँ पे एंगल बन रहा है गामा। किसी भी यूनिट सेल को डिफाइन करने के लिए हमको मैक्सिमम 6 पैरामीटर्स की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा जो 6 पैरामीटर्स हैं वो ए बी और सी हैं, ठीक है, जिसको हम लैटिस पैरामीटर बोलते हैं ए बी और सी को। नेक्स्ट आता है मेरा अल्फ़ा बीटा गामा, दीज एंगल्स आर नोन एज इंटरफेशियल एंगल। ओके, तो ये मेरा क्या हो गया, इंटरफेशियल एंगल हो गया। तो टोटल हमको 6 पैरामीटर, मैक्सिमम 6 पैरामीटर्स की ज़रूरत पड़ती है टू डिफाइन अ यूनिट सेल। जैसा कि यहाँ पे एक लाइन लिखा गया है, ठीक है, द मैक्सिमम नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट पैरामीटर्स रिक्वायर्ड टू डिफाइन अ यूनिट सेल इज 6, यानी यहाँ से 3 अल्फा बीटा ये गामा और ए बी सी को बोलते हैं लैटिस पैरामीटर। ओके, आई होप यहाँ तक आपको क्लियर होगा, ठीक है। मैं नेक्स्ट वीडियो में सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर पढ़ाऊंगा, उसके बाद एफसीसी बीसीसी, उसके बाद डायमंड स्ट्रक्चर एंड हेक्सागोनल सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर। ओके, सो thanks for watching this video. Please be continue with this channel. I will upload all the video lectures of material science in very easy language. Okay, और अगर आपका कोई कमेंट है, आपका अगर कोई क्वेरी है तो प्लीज़ अपना वैल्यूएबल फीडबैक आप कमेंट बॉक्स पे दे सकते हैं। ओके, सो थैंक यू।